आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन। आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अर्थात जो पोल्यूशन का लेवल है ये काफी इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मुख्य कारण क्या है तो याद रखिए आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इसे पूरा देखा यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ऐसे डायमेंशन जो आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, जो ना ही कभी इसे डिस्कस करा जाता है, ना ही कभी इसे बेहतर तरीके से समझा जाता है और ना ही इस पर जो है विचार करा जाता है। याद रखें कि सामान्यतः जो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में जानकारी दी जाती है या जो समझा जाता है वह यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो पलारी जलाना, स्टबल बर्निंग है जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में होता है और सामान्यतः यह समझा जाता है कि आसपास के क्षेत्र में जो है होने वाली गतिविधियां, इंडस्ट्रियल जो प्लेसेस हैं या वाहनों के द्वारा होने वाला प्रदूषण है ये जिम्मेदार है। याद रखें कि ये केवल और केवल एक सतही इंफॉर्मेशन है। दिस इज अ सुपरफिशियल टॉक अबाउट द दिल्ली पोल्यूशन। फाइन, दिल्ली का पोल्यूशन के बारे में अगर आपको जानना है तो याद रखें कि दिल्ली का असैसिनेशन हुआ है, एनवायरमेंटल असैसिनेशन हुआ है दिल्ली का, और ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली क्लाइमेटिक रेफ्यूजीज के लिए, यानी कि वो लोग जो दिल्ली में ठंड के समय प्रदूषण के कारण दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं। ये वो स्थिति है जो एक समय पर शंघाई में आई थी। फाइन, अगर किसी का आंसर ये है कि दिल्ली में जो है व्हीकुलर पोल्यूशन ज्यादा है, वाहनों के द्वारा होने वाला प्रदूषण ज्यादा है, तो याद रखिए कि क्या दिल्ली में या क्या भारत के किसी शहर में इतने ज्यादा वाहन हैं कि वो एक गैस चेंबर बना दे उस सिटी को? क्या दिल्ली के आसपास उतनी इंडस्ट्रीज हैं जितनी कहीं लंदन में है या फिर शंघाई में है? आंसर इज नो। याद रखें कि हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र या फिर कृषिगत गतिविधियां मात्र जिम्मेदार नहीं है दिल्ली के प्रदूषण के लिए। दिल्ली के इन्वायरमेंटल असैसिनेशन चाहे वो एक्सीडेंटली हो या डेलिबरेटली, यानी कि गलती से हुआ हो या फिर जानबूझकर, ये है एक प्रॉपर सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है कि दिल्ली में जो है इतना अधिक प्रदूषण देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है तो शायद आप जो है आंसर में जो मैंने पहले डिस्कस करा उसे दें, पर अगर मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, बेसिकली जिसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करा जाता है जो गरीब लोग हैं उसका, याद रखें कि यह रिस्पॉन्सिबल है किस प्रकार से दिल्ली के प्रदूषण के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 से ज्यादा, एग्जैक्टली अगर मैं फिगर कहूं तो 91 पीक्स ऑफ अरावली ये डिसअपीयर हो चुकी हैं, और ये डिसअपीयर हुई हैं क्योंकि बलुआ पत्थर को निकाला गया है, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। क्या इसका कनेक्शन है दिल्ली के प्रदूषण के साथ? अगर पश्चिमी विक्षोभ का आना यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आना, जो हम हर साल जो है वो पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, अगर ये दिल्ली के प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो टेल मी कि क्या ये प्रदूषण आज आना स्टार्ट हुआ? क्या ये डिस्टर्बेंसेस आज आना स्टार्ट हुए? ये हजारों सालों से आ रहे हैं। फाइन, क्या किसानों ने आज पलारी जलाना स्टार्ट करा? आंसर इज किसान पलारी जो है बहुत पहले से जला रहे हैं, स्टबल बर्निंग बहुत पहले से हो रही है। अब दिल्ली के प्रदूषण को अगर आपको समझना है तो हम इस केस स्टडी को इन डायमेंशंस के साथ कवर करना चाहते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से। बिफोर आई स्टार्ट, याद रखिए कि आप सभी के पास, मैं मानकर चलता हूं कि इंफॉर्मेशन है, और नहीं है तो प्लीज डू अपडेट योरसेल्फ कि P2I बैचेस स्टडी IQ के ये स्टार्ट होने वाले हैं। थर्ड बैच है ये बैच बेसिकली स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर। मैं हिंदी माध्यम की अगर बात करूं, और याद रखें कि इन बैचेस में आपको जो है एंश्योर्ड मैनर में सक्सेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे जाएंगे। एक तो सीधी सीधी बात है कि लाइव क्लासेस होंगी। याद रखिए लाइव क्लासेस के साथ आपको जो है वो क्रैश कोर्स के फॉर्म में, यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 10th ऑफ नवंबर से और ये चलेंगे आपके सिलेबस के कंप्लीट होने के साथ। बट याद रखिए कि अगर आपका प्री आने वाला होता है तो उसके एग्जैक्ट पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा विच इज SIP प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको जो है प्री में आने वाले सारे टॉपिक्स को कवर करा जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, बाई चांस अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्लासेस विल कंटिन्यू। बट अगर क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाएगा इस स्थान पर और सारी तैयारी कराएगा। साथ ही इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, आपको मेंटर अलॉट होगा, इंडिविजुअल सेपरेटली आपको मेंटर अलॉट होगा, वो आपसे जो है हर उस सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कशन और गाइडेंस देगा जिस पे आपको आवश्यकता होगी। ये सब कुछ आपको मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा। याद रखें, ये कॉस्ट है दिवाली के उपलक्ष्य पर 22,999। अगर आप यूज करते हैं फैकल्टी कोड AK लाइव तो मैं मानकर चलता हूं कि वो सारे एस्पिरेंट जो सीरियसली UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें इन बैचेस में देखने वाला हूं। क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी को कि कैसे दिल्ली का असैसिनेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल असैसिनेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है दिल्ली का। कट। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैंने लिख रखा है ये नटशेल पूरी केस स्टडी है दिल्ली के प्रदूषण की। सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं कि जो कहा जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, इनके आने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। तो नो डाउट जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये भारत में कुछ इस प्रकार से एंटर करते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए, इसके एक एक पॉइंट पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और इस तरीके से अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो आप पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके से अगर हम देखें तो याद रखिए कि ये जो प्लेस आपको दिखाई देता है ये पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है। इसी प्रकार से यहां पर हमारा पंजाब वाला एरिया है और यहां कहीं पर हमारी दिल्ली है। आपको दिखाई देगा कि इस डायरेक्शन से जो आने वाली विंड है इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिए कि ये आने वाली पवनें जो है वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो प्रदूषण है, जो एग्रीकल्चरल जो प्रदूषण है, इसे लेकर आती हैं दिल्ली की तरफ। पर क्या ये आज आना स्टार्ट हुई है? आंसर इज नो। फाइन, ये हजारों सालों से आ रही हैं। फिर एक्स्ट्रा क्यों दिल्ली जो है वो प्रदूषित है? देखिएगा, सबसे पहले तो इस स्थान से हवाएं जो है वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं, पहला डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन अगर मैं आपसे कहूं तो देखिएगा, जो किसान है ये पलारी जलाते हैं। अब पलारी जलाना क्या है? तो पलारी जलाना कुछ और नहीं, जो फसलें कट जाती हैं उसके जो रिमेनेंट्स बचते हैं, जो बचा हुआ भाग बचता है खेत में, उसे जला दिया जाता है, इसे पलारी जलाना कहते हैं। बट यहां मैं आप सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहूंगा कि पलारी जब पूरा का पूरा गांव जलाता है तो पूरे गांव में धुआं भरता है। हर किसान पलारी जलाना पसंद नहीं करता। बेसिकली कुछ जलाया करते थे और कुछ जो है वो सामान्य तौर पर इसे निकाल दिया करते थे। पूरा पंजाब का क्षेत्र मिलकर पलारी कभी नहीं जलाता था पहले। यानी कि सिर्फ इस बात को कहना कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा जलाई गई पलारी के कारण दिल्ली में प्रदूषण हुआ है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। अब यहां पर देखिए, अब पश्चिमी विक्षोभ आया, पश्चिमी विक्षोभ से पवनें आई और साथ में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में पलारी जली, उसका जो धुआं है ये दिल्ली में एंटर करा। अब जब ये दिल्ली में एंटर कर रहा है, अब यहां से देखते जाइए, एक एक करके डायमेंशंस आपको समझ में आएंगे। सबसे पहली चीज तो याद रखिए कि इस क्षेत्र में जब भारत सरकार के द्वारा, और याद रखें इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थॉरोली क्रिटिसाइज नहीं करना है क्योंकि ये इसेंशियल चीज थी। आप पाएंगे ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पंजाब वाला एरिया है और हमारे लिए जो स्टडी का टॉपिक है वो ये पंजाब है। याद रखें, हमने 1967 के समय जो हरित क्रांति लाई, क्या थी हरित क्रांति? हरित क्रांति का मतलब है हमने डॉर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि वो फसलों की प्रजातियां जिनकी हाइट कम होती है, हमने उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करा। और याद रखिए इस प्रोडक्शन में डॉर्फ वैरायटी का मतलब क्या है? हम चाहते थे जो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फसल का ये हिस्सा, ये ज्यादा पोषक तत्व ले बजाय इसके, और इस कारण जो है हमने बौनी प्रजातियां ली, बौनी फसलें उगाना स्टार्ट करा। लेकिन इन बौनी फसलों में काम की बात है कि इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, पर जो तना होता है ये मोटा होता है। अब समझिएगा माइन्यूटली इस बात को कि तना मोटा है। जब हरित क्रांति आई, इसने इस क्षेत्र में जो लंबी फसलें थी उन्हें कम हाइट में चेंज करा और इससे यहां जो तना है ये तना मोटा हुआ, मास लेवल पर ये प्रोडक्शन हुआ। और अब ध्यान से देखिए, जो लंबा तना था उसे निकालना आसान था, छोटे तने को निकालना कठिन था। पलारी जलाने की प्रैक्टिस बढ़ी और यहां पर जो स्मोक है ये 3 टाइम्स जो है वो बढ़ा। लेकिन ये कब का समय है? 1967 का, यानी कि 1967 के समय, 1967 के समय बेसिकली जो है वो प्रदूषण का स्तर
3 गुने से बढ़ा, पर दिल्ली क्या उसी समय विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना? आंसर इज नो। ग्रेजुअल प्रोसेस है। हरित क्रांति के बाद दिल्ली में धुआं बढ़ना स्टार्ट हुआ, प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट डायमेंशन आता है, अगर मैं इधर आपको समझाऊं तो याद रखिए, हरित क्रांति में 3 गुना जो है वो स्मोक बढ़ा। इसके पश्चात हमने 1991 के पास हमने जो है वो एलपीजी लेकर आया। एलपीजी का मतलब क्या है? इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप पाएंगे कि जैसे ही भारत ने जो है एलपीजी लेकर आया, भारत के अंदर तेजी से व्हीकुलर इंडस्ट्री यानी कि जो वाहन निर्माण करने के उद्योग हैं ये बढ़ना स्टार्ट हुए, और दिल्ली विश्व के कुछ सबसे बड़े वाहन रजिस्टर्ड सिटीज में से एक बना। दिल्ली में बहुत सारे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, और आप पाएंगे कि टॉप 5 सिटीज में दिल्ली आता है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा टॉप 5 जो व्हीकल की रजिस्ट्री है उसमें दिल्ली आता है। अब दिल्ली में लगातार वाहनों का जो है वो रजिस्ट्रेशन बढ़ा, दिल्ली में लगातार जो है वाहन बढ़े, और इसके कारण व्हीकुलर पोल्यूशन बढ़ा, वाहनों के द्वारा होने वाला प्रदूषण बढ़ा। अब प्रदूषण बढ़ा कब है? तो ये डेट है 1991 की। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये समय है 1991 का, यानी कि हम चलते हुए हरित क्रांति 1967, प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट। इसके पश्चात 1991 प्रदूषण फिर बढ़ा, पर अभी भी आप पाएंगे कि दिल्ली उतना पोल्यूटेड नहीं था, टॉप सिटीज में नहीं आता था। हम 1990 के दशक से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आपको शॉकिंगली समझ में आएगा कि इसके पश्चात एक एक्ट आया। मैं एग्जैक्टली अगर ईयर कहूं तो 2005-2006 के आसपास है, थोड़ा सा इसे करेक्ट करिएगा। और याद रखें कि ये जो एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट ऑफ 2005-6, ईयर को थोड़ा सा आप कंफर्म करेंगे। याद रखें, इस एक्ट ने बेसिकली क्या करा? इस एक्ट में आप पाएंगे कि जो व्यक्ति है उसे अपने ही स्थान पर एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी गई थी, यानी कि वो कल्चर जिसमें जो लेबर्स हैं वो यूपी और बिहार वाले एरिया से। याद रखें, जब आप हरित क्रांति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कभी, तो आपको पता चलेगा कि हरित क्रांति ने बेसिकली क्या करा था। हरित क्रांति ने एक मैनर लाया था माइग्रेशन का। फाइन, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था हरित क्रांति के नेगेटिव प्रभाव में, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट में, जहां पर आपने देखा था कि हरित क्रांति ही रिस्पॉन्सिबल रही थी एक समय पर जो पश्चिमी, और माफ कीजिएगा, जो पूर्वी यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में मोर बुर्का एंड पर्दा सिस्टम के लिए। फाइन, कारण क्या है? इसने माइग्रेशन लाया था। हरित क्रांति के कारण किसानों का माइग्रेशन हुआ था, और किसानों का नहीं तो लेबर्स का तो एग्जैक्टली हुआ था। यूपी और बिहार से लेबर्स जो है वो निकलकर पंजाब जा रहे थे, और यहां पर उन्होंने जो है वो वर्क करना स्टार्ट करा। और ये जो वर्क करना था, इसमें जो है वो फसलों की जो रिमिनेंट्स होते हैं, जो बचे हुए भाग होते हैं, लेबर्स उन्हें निकाला करते थे। बट मनरेगा और नारेगा के स्कीम के आने के साथ, आप मनरेगा कह लीजिए या पुराना नाम जो है वो नरेगा कह लीजिए, इस स्कीम के आने के साथ आप पाएंगे कि लेबर्स को उन्हीं के प्लेस में एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। और याद रखिए, जब अपने प्लेस में एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट होगा तो इस स्कीम के पश्चात जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, जहां सभी किसान पलारी नहीं जलाया करते थे, लेकिन जब लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, अब लेबर कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? सिंपल सा आंसर है, माइग्रेशन कम होगा, प्रवास कम होगा, दिहाड़ी कम होगी, कम लेबर जो है वो पंजाब हरियाणा जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जब लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो किसान को मजबूरन उसे जलाना पड़ेगा, पलारी जलाना कंपलसरी हो जाएगा। सभी विवश हो जाएंगे पंजाब के क्षेत्र में कि पलारी जलाएं। और इसके कारण फिर आप पाएंगे 2005 के पश्चात आपको दिल्ली जो है वो टॉप 10 में आना दिखना स्टार्ट हो जाएगी। 1-2-4 साल में वो 10 से ऊपर भी आने लगेगी। अब आप समझेंगे कि इस स्कीम के पश्चात पोल्यूशन का लेवल और तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, ध्यान से समझिएगा कि 2015-18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे निर्णय आए, बहुत सारी ऐसी हियरिंग्स में स्टेटमेंट्स निकले, जहां बेसिकली बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वास्तविकता यह है कि अरावली की इलीगल माइनिंग हुई है। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं, अरावली की इलीगल माइनिंग में कोई धुआं या धुंध नहीं निकला, कोई प्रदूषण नहीं निकला जो जाकर दिल्ली में जो है वो बस गया हो, जम गया हो, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा हो। याद रखें कि ये जो अरावली का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा लेवल पे सैंडस्टोन निकाले गए, सैंडस्टोन का मतलब क्या है? सैंडस्टोन का मतलब है बलुआ पत्थर निकाले गए, तो आपको पता चलेगा कि इन बलुआ पत्थरों के निकाल लेने से जो अरावली है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इस मैप में। अगर मैं आपको समझाऊं तो इस स्थान पर आपको अरावली का विस्तार दिखाई देता है। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इस तरीके से इसे बनाऊं तो यहां आपको जो है वो अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। और ये अरावली करता क्या है? बेसिकली
समझिएगा इस चीज को कि अरावली के समक्ष अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो दिस इज अरावली, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, दिस इज अरावली, दिस इज अरावली, एंड आप पाएंगे कि अरावली के एक तरफ आपको जो है वो पंजाब का एरिया दिखाई देगा, इस तरफ है पंजाब वाला पार्ट, एंड इसके सेकंड साइड आपको यहां पर दिल्ली दिखाई देगा। ओके, और अब आप समझिए कि अरावली में जब बलुआ पत्थर के लिए लोगों के द्वारा अरावली की लगभग बीते दशकों में 91 पीक्स को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इवन वहां पर डिप्रेशन बन गया जिसमें पानी भर रहा है, जहां लेक्स बन चुकी हैं। अब ये जो 91 पीक्स गायब हुई, ये वास्तविकता में प्रोटेक्शन देती थी दिल्ली को जो पंजाब हरियाणा से आने वाली जो पवनें हैं उनसे। अब जब अरावली की चोटियां गायब होना स्टार्ट हुई, पीक्स गायब होना स्टार्ट हुई, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंसेस जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो और भी ज्यादा आना स्टार्ट हुए, और भी ज्यादा स्मोक आना स्टार्ट हुआ, और इसने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ाया। और आप नोटिस करेंगे कि 15 के बाद से 2015 के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। अब ये है कंप्लीट जो आप कह सकते हैं टाइमलाइन दिल्ली के प्रदूषण की, जहां कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1967, यानी कि उस समय जब हमने हरित क्रांति करी से लेकर आज तक ये स्टेप बाय स्टेप दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिस इज कॉल्ड केस स्टडी ऑफ दिल्लीज पोल्यूशन, या फिर दिल्ली के प्रदूषण का एक समग्र अध्ययन। आई थिंक आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और याद रखिए कि इसी तरीके से अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बैचेस आर ओपन। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि ठंड के समय दिल्ली ज्यादा प्रदूषित होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि दिल्ली के अंदर जो है वो ठंड के समय किसी भी क्षेत्र में आप पाएंगे हवा भारी होती है, और भारी होने पर ठंडी जो पवन है वो नीचे की दिशा में आती है, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है। तो जो भी प्रदूषण निकलता है वो सामान्यतः गर्मी के समय जो ऊंचाई पर जाने के पश्चात बिखर जाता है, ये बिखराव आपको दिखाई नहीं देगा। और यही कारण है कि कॉन्सेंट्रेशन होगा एक ही स्थान पर प्रदूषक तत्वों का। यहां पर हम एक ब्रॉडर सेंस में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो हम एग्जैक्ट नहीं, हम एक सब्जेक्टिव मैनर में उस चीज को टोटलिटी में समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजें जो है वो किस प्रकार से चेंज हुई। आप सभी को उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।